तो हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे क्या, क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास। आपने वो पढ़ लिया था एग्जीक्यूटिव पावर, पावर में अभी भी कई सारी पावर पढ़ी थी ना। पहला एग्जीक्यूटिव पावर, फिर लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फिर तीसरा ऑर्डिनेंस पावर। क्या क्या पढ़ लिया था। एग्जीक्यूटिव हो गया था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या हुआ था कि जितने मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और क्या करता है, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और उनके मेंबर्स की नियुक्ति। अगला लिख लो, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर्स की, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। राज्यों के राज्यपाल जानते हो ना, जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, मैं अगर आपसे पूछूं, आनंदीबेन पटेल। बिहार का कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है। मध्य प्रदेश के कौन है, पड़ोसी राज्यों को भी तो याद होना चाहिए आपका, याद कर लिया करो सब, ठीक है। अगली क्लास में होमवर्क है आपका, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नाम आपको याद हो, ठीक है। पता है ना, मुख्यमंत्री का नाम तो पता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, कौन है, इतना नहीं पता आप लोग। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, लोग देखते होंगे तो आप लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। आप ये सोचो कि अब आपकी लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं है, यू आर ए पब्लिक पर्सनालिटी, ठीक है। अब आप एक पब्लिक फिगर हैं, दुनिया आपको देख रही है, तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना है। और कुछ पूछ लूं आपसे, हाँ ना पूछें, घोर बेइज्जती हो रही है ठीक है, चलो नहीं, लेकिन अगली बार से प्रिपेयर होके आना कि हाँ कुछ पूछूं तो आप बता पाओ। कैपिटल है, सीएम के नाम है, गवर्नर के नाम है, ठीक है। राष्ट्रपति जितने भी हैं उनको मैंने आपको बता दिया, क्रोनोलॉजी अब बना लो, लिख लो पूरा, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लिया आपने राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लिख लिया था। अब लिखो एससी एसटी और ओबीसी आयोग बना है हमारे यहाँ, एक तो एससी है, एक एसटी है और एक ओबीसी कमीशन, ठीक है, जिसको आयोग कहते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति, जो यूटी है हमारा, यूनियन टेरिटरी है, के प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। आपने अभी देखा ना कि कितनी यूटी हैं जिनके पास विधानसभा है, हाउ मेनी यूटीज विच हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने कल ही बताया। कंफ्यूज हो रहे हो आप, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा हूं, राज्य नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर होता है ना, हाँ तो बताइए 3 कौन कौन से हैं। यस, वहीं बस सीएम होते हैं, ठीक है। और बाकी जगह कितने बच गए, 5 बच गए ना। तो 5 में क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जो डायरेक्ट राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि तुम ही चलाओगे, ठीक है। और वो कौन होता है, एक ब्यूरोक्रेट ही होता है, ठीक है। वो एक नौकरशाह होता है, राष्ट्रपति की नजर में बड़ा अच्छा नौकरशाह होता है, तो राष्ट्रपति कह देता है कि जाओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एडमिनिस्ट्रेटर हो आप। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चुनाव नहीं होता, सीधे राष्ट्रपति भेज देता है एक व्यक्ति को कि जाओ तुम ही वहां के एक तरह से मालिक हो, तुम ही देखोगे सब। जैसे चंडीगढ़ भेज दिया किसी को, चंडीगढ़ का नाम सुना है, कहां की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा दोनों की, है ना। लेकिन चंडीगढ़ एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। यूनियन टेरिटरी इसीलिए है वो क्योंकि दोनों लड़ रहे थे, पंजाब वाले कह रहे थे मेरा है, हरियाणा वाले कह रहे थे मेरा है ना। और फिर बादशाह बीच में आया और बोला कि आओ घर दिलवा दूं चंडीगढ़ में, एक गाना भी है सुना ना, आजा घर दिलवा दूं चंडीगढ़ में, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया इसलिए कि विवाद नहीं करेंगे, हमारा है ये, ठीक है। और चंडीगढ़ बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान्ड सिटी है इंडिया की, समझ लो, जिसको बहुत अच्छे तरीके से बसाया गया है। पहली ऐसी सिटी है जिसको वेरी प्लानिंग के साथ बसाया गया,
चंडीगढ़, इसलिए चंडीगढ़ में घर महंगा है, समझ रहे, इसी से गाना बना दिया उसने। तो लिख लिया आपने केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति। अब आप जानते हो कि कोई भी कानून बनाने की प्रोसेस क्या होती है, संसद के बोथ हाउसेस से पास होने के बाद किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और वो जो अपना साइन कर देगा तभी वो कानून बनेगा, है ना। तो लिख लो, कोई भी कानून दोनों सदनों से पारित होने के बाद, कोई भी कानून किससे पास होगा, दोनों सदन से। कौन कौन से दो सदन है, हाँ, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उससे पास होगा, फिर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और जब वो साइन करेंगे तभी वो कानून माना जाएगा। अगर वो साइन नहीं करे तो नहीं माना जाएगा, कानून बनेगा ही नहीं। और कईयों बार ऐसा होता भी है कि राष्ट्रपति साइन नहीं करते, ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। अब देखो, पहली बात तो मामला ये हो गया। अगला मामला ये है अध्यादेश वाला, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस को क्या कहते हैं, अध्यादेश, ठीक है। ये पूछा जाता है कि किसमें है, आर्टिकल 1, 2, 3 में, मतलब 123 में, ठीक है, सही से लिख ले, 1, 2, 3। भारत में 2 लोगों को अध्यादेश जारी करने की पावर है। पहले तो ये समझो अध्यादेश है क्या, बार बार इसका जिक्र हो रहा है ना, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस। अब आप जानते हो कि विधानसभा या संसद के 3 सत्र होते हैं। सत्र मतलब सेशंस चलते रहते हैं, लोग बैठते हैं, कानून बनाते हैं। सेशंस में होता क्या है, कानून बनाने का काम होता है। लेकिन बीच में बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है जब सेशन नहीं चल रहा होता, और मान लो एकाएक किसी ऐसे मुद्दे पे कानून बनाने की आवश्यकता आ पड़ी और सेशन नहीं चल रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि डेमोक्रेसी में बिना कानून के कोई काम नहीं होता। यहां किसका शासन है, देश में किसका शासन है, कानून का, रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। तो बिना रूल ऑफ लॉ के कोई काम तो होगा नहीं, और संसद का सत्र चल नहीं रहा है। तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो और देश के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कानून की जरूरत है, तो तुरंत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। मतलब वो तुरंत कानून बना के साइन करके दे देगा कि यही कानून है। कब तक के लिए, जब तक संसद का सत्र ना चलने लगे। और जब संसद का सत्र चलने लगेगा तो वो कानून दोनों सदनों से पारित हो जाए। कितने टाइम के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक्स दिया गया है कि मान लो सदन आज से चालू हो गया, आज से 6 सप्ताह, 6 सप्ताह मतलब कितने दिन, 45 डेज, है ना, 1 महीना और आधा 15 दिन और, ऐसा मान लीजिए। तो इतने में वो पारित हो जाए तो वो पक्का कानून बन जाएगा। अब अगर नहीं पारित हुआ तो वो अध्यादेश वहीं से कैंसिल हो जाएगा। ये भी है, अध्यादेश की मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना रहेगा, 6 महीने 6 सप्ताह। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि 3 सेशन होते हैं और 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम टाइम 6 मंथ होता है। मतलब 1 साल में 2 सेशन होना मस्ट है, ठीक है। मान लो होते तो तीनों सेशन हैं, लेकिन मान लो नहीं हो पा रहे हैं तो 2 सेशन तो मस्ट ही मस्ट है। मतलब 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता 2 सेशन के बीच में। तो मान लो अध्यादेश जारी किए और 6 महीने बाद अगला सेशन चला, तो 6 सप्ताह के और लगेगा उसको कि पास हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया, 6 महीना 6 सप्ताह। उसके बाद वो पास हो गया तो परमानेंट कानून हो जाएगा, और नहीं पास हो तो वहां से हट जाएगा, ठीक है। अध्यादेश समझ में आ गया। कोई पूछेगा कि अध्यादेश क्या है तो बता पाओगे कि संसद का सत्र ना चल रहा हो और देश के सामने ऐसी कोई नए कानून की जरूरत आन पड़े तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया कानून ही अध्यादेश कहलाता है। बता पाओगे, जिसका जिक्र आर्टिकल 123 में है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा। ऐसा मामला तो केंद्र में हो रहा है, ठीक है। यही मामला राज्यों के लिए भी है, स्टेट्स में भी, और वहां किसको पावर होती है, राज्यपाल को, गवर्नर को, ठीक है। कि यहां भी तो विधानसभा है, विधानसभा का सत्र मान लो नहीं चल रहा है और किसी कानून की जरूरत आन पड़ी है,
तो तुरंत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उनको पावर दी गई है आर्टिकल 213। मतलब इसी को एक्सचेंज कर लो बस ऐसे, समझ रहे हो। 213 में किसको पावर है? गवर्नर को क्या करने की? बोलो, अध्यादेश जारी करने की। मेरी बात समझ में आ रही पीछे की नहीं? तो आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? चेहरा फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, तो लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है? तो आप ऐसे चेहरे में जानबूझ के मत बनाइए मुझे कंफ्यूज करने के लिए, कैसा चेहरा बनाऊंगी कि इसको समझ में ना आएगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आने वाला चेहरा बनाइए, ठीक है। लिख लिया आपने अध्यादेश, ठीक है। ठीक, और क्या? अब देखो, एक पावर है राष्ट्रपति को जिसको कहते हैं वीटो पावर। नाम सुना है? वीटो पावर। ये क्या होती है? वीटो को बोलते हैं ना करने की पावर, ठीक है, ना करने की। आप लोगों को ना करना आता है कि नहीं है? एक मूवी आई थी पिंक, किसने देखी है? पिंक मूवी। उसमें यही सिखाया जाता है, अमिताभ बच्चन लीड रोल में होते हैं। उसमें वो लड़कियों को यही सिखाते हैं कि तुमको ना बोलना भी आना चाहिए, हर चीज में हाँ नहीं बोलना है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी धारणा है कि लड़कियों की ना में भी हाँ होती है ना, ऐसा मानते हैं। तो ये समाज में एक मैसेज देने का प्रयास कर, ना में हाँ नहीं होती, ना में ना ही होती है, ठीक है। और ना को ना कहें, किसी दबाव में ना आए, प्रेशर में ना आए, है ना। तो यहाँ तो लड़कियों की हंसी भी उनकी कंसेंट मान ली जाती है ना। कि लड़की हंसी मीन्स, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हो जो कह रहे हो। हाँ, तो इसलिए इस धारणा को तोड़ने के लिए ऐसी मूवी बताई जाती है। तो ये राष्ट्रपति को ना करने की पावर है, ठीक है। तो अब देखो, कुछ मामलों में ऐसा है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट सीधे सीधे मुंह पे मना कर दे कि ना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो। लिख लो हिंदी में, पहले लिखो। संविधान में उल्लिखित ये, हाँ ये आप ध्यान रखना, ये आर्टिकल 111 में इसका वर्णन है। इसमें आर्टिकल 111 में, ठीक है। तीनों बार 111, 3 डंडा है, मतलब ना 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 ऐसा कह देते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा संविधान में उल्लिखित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा या नहीं। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा या नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए भेजेगा। अब देखो, आपने अभी पढ़ा ना कि संसद के दोनों सदनों से कोई कानून पारित हो गया, ठीक है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब यहां से पारित होके किसके पास गया? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि साइन ही करेंगे, वो कह सकते हैं हाँ चलो ठीक है साइन कर देता हूं, ठीक है, उनका मन किया अच्छा है। एक बोले ना ही करूंगा, नो, और एक क्या बोले पुनर्विचार कि जाओ दोबारा से रिव्यू पिटीशन भेज दिए, है ना, देख लो, ठीक है। तो 3 पावर उनके पास है। और एक शक्ति कभी कभी और यूज करते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं, कि ना वो हाँ कर रहे हैं, ना वो ना कह रहे हैं, ना पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, क्या किए हैं बस पॉकेट में डाल के ऐसे बैठे हुए, पॉकेट वीटो उसको बोलते हैं, ठीक है, कि ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है ना। तो लिखिए इसमें क्या लिखा आपने, हाँ ठीक है। वीटो के प्रकार, नंबर 1 निरपेक्ष वीटो, मतलब एब्सोल्यूट वीटो इसको बोलते हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष वीटो। इसमें लिखिए, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति ना दे, सीधे मना कर दे, मुंह पे मना कर दे। आप लोगों को मुंह पे मना करना आता है? कोई आपसे कोई चीज मांगे सीधे तुरंत मुंह पे तपाक से नहीं देंगे, है ना। दिस इज द एब्सोल्यूट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति देने से मना कर दे, अनुमति ना दे, ठीक है। नंबर 2 निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते, पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो क्या होगा? निलंबनकारी, मतलब निलंबित कर दिया,
मतलब पुनर्विचार के लिए भेजा है। ठीक है, लिख लिया आपने। निलंबनकारी बेटों में जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते कि जाओ फिर से विचार करके आओ, ये कानून सही नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। ठीक है, और नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। कौन सी ईयर है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। कितना परसेंट हो गया कोर्स? लगभग 70%। 70%। पॉलिटिकल साइंस 70%। उस दिन लिख के दिया था ना, तो 60 समथिंग था, 10% 3-4 दिन हुआ। नहीं हो जाएगा तो हम तो ऑनलाइन कर लेंगे, नहीं होगा तो हम बड़े फर्स्ट ईयर को बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल में। क्योंकि कंप्लीट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट। फर्स्ट ईयर को मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इनको चीज़ें नई नहीं है इनके लिए सब ना, तो इनको आराम से चाहिए। चल रहा है प्रेसिडेंट, वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो। सर खुद पॉलिटिकल साइंस है, आप लोग जानते हो। जी जी, एकदम पॉलिटिकल अवेयरनेस और ये सब चीजों का बड़ा लगा है। तैयार है ना तुम्हारा? आपके यहाँ साइंस एग्जीबिशन होने वाला है ना, आपको इन्फॉर्मेशन होगी इसकी, तो उसमें आप अपना मॉडल, अपना प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो, शो कर सकते हो। उसमें आपको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज भी मिलेगी। ठीक है, रिवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। यस, ठीक है, आप ही लोगों का फर्स्ट आना चाहिए। यस यस यस, बिल्कुल। तो ये बात आप बता देना अपने सर से, ठीक है। ऐसी कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है कहीं पे, ठीक है, अभी आपने आर्टिकल 15 पढ़ा भी है ना, तो आपने पढ़ा है तो आप उसको जीवन में उतारिए भी। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी बेसिस पे, ठीक है, यहाँ अगर आपको लगता है कि ये कोई बेसिस है थोड़ी ना, हाँ, आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो, आप सारी चीज़ों की आज़ादी है कॉलेज के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल सर को देनी चाहिए, है ना। जब दोगे तभी सुधार होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं बताओगे, टीचर्स कर रहे हैं ना, तो ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मतलब क्या है कि आप अपने अधिकारों को लेके, राइट्स को लेके वोकल हों। कहीं भी आपके साथ गलत होता है तो आप डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, तुरंत आवाज उठानी है और उसका विरोध भी करना है। ये गलत नहीं है। एफआईआर से पहले आपको कॉलेज लेवल पे सारी चीजें करनी है, ठीक है। इस मामले एफआईआर का कोई तुक बनता नहीं, ये कॉलेज पे ही समाधान हो सकता है इसका, ठीक है। लिख लिया आपने। तीसरा लिखिए पॉकेट बीटो। पॉकेट, यस, ठीक है। पॉकेट बीटो में लिखिए जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही ना करे, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही ना करे, वही पॉकेट में डाल के अपने पास बैठा रहे, कोई बोले ही ना, ठीक है। लिख लिया आपने। अब देखो एक बार क्या हुआ, 1987 की बात, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, आपने लिखा होगा ना, है ना। और ये दौर था राजीव गांधी का। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी कब? 1984 में, है ना। इंदिरा गांधी की एसेसिनेशन हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी उनके बॉडी गार्ड्स के द्वारा ही, है ना। तो उसके बाद बनते हैं प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। और राजीव गांधी एक कानून लेके आते हैं, डाक अधिनियम,
आप जानते हो कि पहले डाक पोस्ट वाला बड़ा चलता था, है ना, और लोग चिट्ठी अपनी लिख के पोस्ट से भेजते थे, लेटर भेजते थे कि पिताजी नमस्कार, चरण स्पर्श, मैं सकुशल हूं, आप कैसे हैं। लेटर जाता था, फिर उधर से लेटर का जवाब आता था। तो सब एक दूसरे को जो अपना एक तरह से मैसेज है किसके माध्यम से देते थे, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से। आप लोगों ने कभी लिखा लेटर किसी को? ये विधा मतलब गायब होती जा रही है। लिखना आना चाहिए। अभी आप आगे एग्जाम दोगे ना कंपटीशन वाले, तो उसमें आपको लेटर लिखना पूछा जाता है, ठीक है। आपने 11th-12th में लिखा भी होगा कुछ हिंदी और इंग्लिश में लेटर, है ना। तो सब एक दूसरे को, अपने सगे संबंधियों को, भाई बहन को, प्रेमी प्रेमिकाओं को, पति पत्नी को कैसे करते थे, लेटर से अपनी बातें कहते थे। अब सरकार राजीव गांधी के एक कानून लेके आई और वो बोली कि मैं इनका लेटर पढ़ना चाहता हूं। मतलब ये पावर लेना। अभी ऐसा पावर नहीं था। जैसे आप किसी को लेटर भेज रहे हो और कोई रास्ते में पढ़ ले, तो ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया ना आपकी। नहीं, भरोसा था सबको कि कोई नहीं पढ़ेगा। वो सील करके लिफाफे बंद करके दे दिए, तो ये भरोसा था कोई खोलेगा नहीं। डाकिया तक नहीं खोलता था, जो पोस्टमैन आता था, है ना, वो किसी को दे के जाता था। अब राजीव गांधी सरकार एक कानून लेके आई कि लेटर इनका क्या करना चाहता हूं, ये पावर हो जाए कि जिसका लेटर मैं चाहूं पढ़ लूं। सरकार ये पावर ले रही है ना। सरकार को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि जिसका लेटर मुझे लगे कि ये लव लेटर तो नहीं है कहीं, है, तो मैं पढ़ लूं। तो ज्ञानी गैल सिंह के पास संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है कानून कि लेटर पढ़ना चाहती है सरकार। ज्ञानी गैल सिंह के पास गया, वो सोचे कह रहे ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। उन्होंने अपने जमाने में लेटर लिखा होगा, क्या पता, कभी अपनी गर्लफ्रेंड को लिखा हो, कभी अपनी प्रेमिका को लिखा हो, उनको याद आ गया होगा, मान लो कि कोई पढ़ ले बीच में, तो कैसा लगेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पॉकेट में डाल के उसको बैठे रहे। बोले कि इस पे हम ना करेंगे, ना हाँ करेंगे, ना पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, इस पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, है ना। तो पहली बार उस पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। और लेटर से ही पहले आपने पता है कि लोग कबूतर भेजते थे संदेश के लिए, है ना। मूवी हमने देखा होगा। और कबूतर कई बार चिट्ठी लेके जाता था। गाना भी बना है कि पहली प्यार की चिट्ठी जा कबूतर जा दे के आ किसी और को दे के चला आता था, है ना, ऐसा होता था। तो ऐसे यूज किए जाते थे। आज सोचो आपका जीवन कितना आसान है, ना कबूतर का झंझट, ना पोस्टमैन का झंझट। जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो, मोबाइल निकाले, टाइप किए और भेज दिए, है ना। डाटा का कोई टेंशन नहीं है। डाटा आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सारा डाटा है। पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट डाटा इंडिया में है, सबसे सस्ता डाटा, समझ रहे हो। सबसे सस्ता डाटा कहां है, भारत में ही है। तो डाटा आप लोगों के पास सारी टेक्नोलॉजी है। तो ये समझ लो कि सबसे ज्यादा आसान जीवन आज ही है। आज से कई साल पहले, 1000 साल पहले इतना आसान नहीं था जीवन जितना आज है। आपको महसूस होता है कि नहीं होता? आप एक राजा महाराजा से लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। आप सोचो कैसे। यहां से बनारस अगर किसी राजा को जाना होता तो कैसे जाएगा वो? घोड़ा गाड़ी से, बैलगाड़ी से। उसकी तो कमर टूट जाएगी बैठे बैठे, 2 दिन बाद पहुंचेगा वो। आज आप अपनी कार उठाए, बस उठाए, ट्रेन पकड़े और सीधे पहुंच जाते हो 5 घंटे में। जो आपको खाना हो तुरंत मोबाइल निकाले, जोमेटो निकाले, स्विगी निकाले, ऑर्डर कर दिए कि ये खाना पहुंच जाए। जो सिनेमा आपको देखना हो आपने निकाला और वो सिनेमा देखना शुरू कर दिया, डांस देखना शुरू कर दिया। राजा महाराजाओं को इतना डांस देखने के लिए खजाना खाली करना पड़ता था, है? वो डांस आज आपके मोबाइल में। जिससे बात करना है, पहले वो गुप्तचर भेजे जाते थे कि जाओ घोड़े पे जाओ, पता चला वो लौट के नहीं आया, उसी को मार दिए, है ना। आज आप तुरंत मैसेज करके फोन पे किसी को धमका सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, गरिया भी सकते हो, कोई रोक टोक है नहीं। पहले पता चला, पहले आपने देखा होगा ना सारी चीजें। तो आप सबसे लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, लेकिन क्या सबसे खुश हो? फिर भी सबसे ज्यादा दुखी यही जनरेशन है, ये समझ लो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है हर साल, ये पता चलता है कि हम हर साल दुखी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ में लग्जरियस चीजें जुड़ती जा रही हैं, आप और दुखी होते जा रहे हो। क्यों दुखी हो रहे हो? तो इसी दुख के कारण को पता लगाने के लिए गौतम बुद्ध घर से निकले थे, है ना। और दुख का कारण है इच्छा। उन्होंने जो पता करके बताया। सोचो, गौतम बुद्ध ने 6-7 सालों तक संघर्ष किया और तब जाके उनको पता चला कि दुख का कारण क्या है, इच्छा। और ये बात तो आपको पता चल गई आज ही, लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं है आपके पास। इसका समाधान क्या है कि इच्छाओं को सीमित रखा जाए।
अगर इच्छाएं ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी, दुख ज्यादा होगा। और कभी कभी आप खुद से एक्सपेक्टेशंस करते हो, कभी कभी दूसरों से भी, कि ये मेरे लिए ऐसा करेगी, ऐसा करेगा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा कर दिया। तो जब आप किसी से जब उम्मीद रख लेते हो तो दुख होने का चांस बढ़ जाता है। तो किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। और यहां तक कि आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कि माँ बाप भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी चल के मेरा नाम रोशन करेगी। अब आप नाम रोशन करने का दबाव है आपके पास, आप कुछ और करना चाहते हो, लेकिन उधर से दबाव आ रहा है कि नहीं, माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं ये करूं। तो ये उम्मीदों का बोझ लेके जब आप चलते हो तो दुखी होते जाते हो। और आज सबसे ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, एलिनेशन से एलिनेट हो गए हैं, मतलब अलगाववादी उनके अंदर कभी कभी होता है, लोनलीनेस फीलिंग। आपको लगता होगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं समझ रहा है मुझे, है ना, मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। ये क्या अकेलापन महसूस होना, आप सबके बीच हो लेकिन एलिनेट हो रहे हो, अकेलेपन महसूस कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? मेंटल थॉट्स की वजह से, है ना। तो इसकी भी आपको स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाई जानी चाहिए। तभी आज देखो ना, सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट्स बच्चों में है। छोटी छोटी बातों पे वो जान दे रहे अपनी। हर व्यक्ति दूसरे को देख के डिप्रेस्ड है। आपने इंस्टाग्राम खोला और किसी अपने फ्रेंड की फोटो देखी, वीडियो देखा, तुरंत आप डिप्रेस्ड हो गए कि देखो कितना अच्छा पहनी हुई है, कितना बढ़िया डांस कर रही है, मैं यहां बैठी हुई, कितना बढ़िया घूम रही है। तुरंत आप अपने आप को लो फील करने लगोगे, बच्चों, गर्ल्स बॉयज सबके साथ। तो सोशल मीडिया ने जितना आपको फ्रीडम दी है उतनी समस्याएं भी दी है ना। इसीलिए आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा वजह है स्ट्रेस का। स्ट्रेस में बच्चे सोशल मीडिया की वजह से है। आपने कोई पोस्ट डाली, लाइक ही नहीं आया उस पर, इसी का स्ट्रेस है, कोई लाइक नहीं किया, बताओ, इतने लोगों ने देख लिया, कोई लाइक नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया, इसका भी स्ट्रेस हो जाता है। तो ये समस्या है। लिख लिया आपने तीनों बीटो। अब ये भी पता चल गया कि पॉकेट बीटो का यूज कब हुआ था। अब देखो, राष्ट्रपति को एक पावर और है आपातकाल लगाने की, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स में क्या होता है, इमरजेंसी में क्या होता है? अब देखो, आपातकाल भी तीन प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं। एक तो है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दे, उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। वो कब लगता है? जब किसी बाहरी देश से युद्ध का खतरा होता है, ठीक है, या कि ऐसा कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में, गृहयुद्ध होने की स्थिति आ जाए, तब राष्ट्रपति कहते हैं कि अब ये सामान्य प्रशासन नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में सारी पावर केंद्र सरकार को हो जाती है, राज्यों की पावर खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरी है कि मान लो किसी स्टेट विशेष में, किसी राज्य विशेष में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार कंट्रोल न कर पाए, यहां बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगे, लोग लड़ने लगे, दंगा करने लगे, मारने लगे, काटने लगे एक दूसरे को, तो केंद्र को ये लगेगा कि ये स्टेट अपने यहां कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है, तो उस स्टेट में लगा देंगे राष्ट्रपति शासन। उसका क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। उसको राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। कि मतलब इस सरकार को अब काम नहीं करने देंगे, इस सरकार को भी कौन चलाएगा? अब इस राज्य को भी केंद्र की सरकार चलाएगी, राष्ट्रपति चलाएगी, ठीक है। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। मान लो देश के सामने ऐसी कंडीशन आ गई कि देश के पास पैसा ही नहीं बचा, ना अपने लोगों को सैलरी पेंशन देने के लिए, ना विदेशों से जो सामान मंगा रहे हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या लगता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो आप 352, 356 एंड 360, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, मतलब इसको लिख लो राष्ट्रीय आपातकाल, हिंदी वाले, राष्ट्रीय आपातकाल। इसको आप लिख लोगे राष्ट्रपति शासन, और इसको लिख लोगे वित्तीय आपातकाल। लिख पा रहे हो? दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। साइड हो जाए, साइड तो हो ही रहे हैं हम, आप देखो, साइड ही कर दो मुझे। लिख लिया आपने?
अब देखो, अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971, 1975। ठीक है, 62 में क्यों लगा था? क्या हुआ था ऐसा 62 में? 62 में ऐसा क्या हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, इंडिया चाइना वॉर, है ना, जिसमें चीन ने हमारी बहुत ज्यादा जमीन कब्जा ली, है ना। इंडिया चाइना वॉर हुआ, उस टाइम पे क्या लगा था? आपातकाल। फिर 1971 में क्या हुआ? भारत चीन युद्ध 62 में हुआ। 61 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध। और 75 में क्या हुआ? 75 में क्या हुआ? विश्व युद्ध हो गया। हा? क्यों? जेपी मूवमेंट शुरू हो गया था उस टाइम पे 75 में, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो गया पूरे देश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने लिख लिया। तो राष्ट्रपति ये भी कर सकता है, जैसे आपने सुना होगा कि 75 में कौन था प्रधानमंत्री भारत का? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट हो आज भी आप सुन सकते हो, वो रेडियो पे घोषणा करती हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा की है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? इंदिरा गांधी। और आप क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप जानते हो सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। और कर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। तो कर तो इंदिरा गांधी रही थी, और नाम किसका पता चला? राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, अब देखो, पहले ये जो 75 में लिखा है, ये उस टाइम पे लिखा नहीं था। पहले ये लिखा था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से आपातकाल लग सकता था। तो इंदिरा गांधी ने वही आधार अपनाया कि पूरे राज्य में, पूरे देश में क्या हो गया है? इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को हटा दिया गया, और उसके आगे लिख दिया गया क्या? सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। ऐसे नहीं, अब देखो, इंटरनल डिस्टरबेंस तो कई तरीके हो सकते हैं ना। मान लो कोई आंदोलन कर रहा है बच्चा, कोई एक किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको सरकार कह सकती है कि ये तो इंटरनल डिस्टरबेंस है, तो क्या वह आपातकाल लगा देगी? नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ, आपातकाल तब लगे जब लोगों ने शस्त्र उठा लिए हैं और सरकार के खिलाफ, समाज के खिलाफ क्रांति युद्ध कर दिया है, तभी आपातकाल लगना चाहिए। इसीलिए उस शब्द को हटा के इसको जोड़ा गया, किसको? आर्म्ड रिबेलियन को, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये 3 बार आपने पढ़ लिया इमरजेंसी प्रोविजंस। और राष्ट्रपति शासन आपने देखा है कि राज्यों में जब ऐसी कंडीशन बन जाती है कि राज्य सरकार फेल हो जाती है, तो राष्ट्रपति रूल लग जाता है। तो राष्ट्रपति, आई थिंक आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। हाँ, एक मामला और समझ लो कि राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति है। समझ रहे हो? पार्डन पावर। मान लो किसी को कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया, सजाए मौत सुना दी, देती भी है, वो राष्ट्रपति के पास क्षमा की अर्जी लिख सकता है। और कईयों बार ऐसा हुआ है, कई लोगों ने क्षमा की अर्जी लिखी भी है और कई लोगों को माफ भी किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास किसकी शक्ति है? क्षमादान की। तो लिख लो, लिखो, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई। किसमें जिक्र है इसका? 72 में, आर्टिकल 72। ठीक है, लिख लिया? क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई। ठीक है, अब देखो, ये राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि ये किसी को भी क्षमा दे सकता है। आपने ये सुना होगा कि मिलिट्री में, डिफेंस में कोर्ट मार्शल होता है, नाम सुना है? मतलब डिफेंस के अपने रूल्स हैं। मिलिट्री का आदमी, कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको मिलिट्री सजा देने का प्रयास करती है। अब मान लो डिफेंस के व्यक्ति ने ही कुछ गलत किया और कोर्ट मार्शल के द्वारा उसको मृत्युदंड दे दिया गया, तो राष्ट्रपति उसको भी माफ कर सकता है। किसी कोर्ट के द्वारा, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसके द्वारा अगर सजा दी गई है, मृत्युदंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति उसको भी माफ कर सकता है। ठीक है, सजाओं, कई मामलों में सजा को कम भी कर सकता है, कई मामलों में सजा की प्रकृति बदल सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को दिया जाता है
कि आपने इतना बड़ा अपराध किया है तो इस अपराध में आपको 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब ये सश्रम क्या है कि सजा तो मिलेगी लेकिन आपको वहां काम भी करना पड़ेगा जेल में। तो सरकार कह सकती है कि चलो इसका श्रम हटा दो। कोई प्रेग्नेंट लेडी है मान लो, ठीक है, तो उस सरकार राष्ट्रपति उसका भी कर सकते हैं कि इसकी मां ना एक तरह से आरोपी है, बच्चे को सजा क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो भी तो एक जीव है, तो एक साथ दो व्यक्तियों को सजा नहीं दे सकते एक आरोप में। तो ये सारी पावर राष्ट्रपति के पास है। चलो आज के लिए इतना बहुत।